मेरा नाम सोनिया है। फोन की घंटी बजी। पापा ने जैसे ही कान पर मोबाइल लगाया तो हैरान रह गए। अचानक उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं और मम्मी उनके करीब ही बैठे हुए थे। सोच विचार में पड़ गए कि अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने जैसे ही फोन बंद किया हमें बताया कि तुम्हारे चाचा और चाची की अचानक मौत हो गई है, मुझे वहां पर जाना है। उन्होंने मम्मी से भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मम्मी ने साफ इनकार कर दिया। मेरी मम्मी चाचा चाची के घर नहीं जाती थी, ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन अब उनकी मौत हो गई थी। तब भी उनकी मौत पर मम्मी नहीं जा रही थी। पापा अकेले ही वहां चले गए। चाचा जी गांव में रहते थे। जब पापा वहां से लौटे तो उनके साथ एक खामोश लड़की थी। ये उनकी ही बेटी थी, जिसे देखकर दिल में एक अजीब सा लगाव पैदा हो गया था। मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन जिस बच्ची को मेरे पापा अपने साथ लेकर आए थे, इसकी उम्र 17 साल थी। पापा ने बताया कि ये तुम्हारे चाचा की बेटी नेहा है। हम लोग कभी गांव नहीं गए थे, क्योंकि शुरू से ही मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को कभी गांव जाने ही नहीं दिया था। न वो खुद जाया करती थी। हमें पता चला था कि ये सब कुछ देवरानी जेठानी की आपस में ना बनने की वजह से था। लेकिन अब तो पापा चाचा की बेटी को हमारे घर लेकर आ गए थे। पापा ने कहा कि कम से कम खून के रिश्ते में कोई तो हो जो इसके सर पर हाथ रख सके। वैसे भी नेहा के माँ बाप तो अब इस दुनिया से चले गए थे। अब उसके हम ही इकलौते रिश्तेदार बचे थे। मैंने अपनी कज़न को पहली बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। वो बहुत ही मासूम और सुंदर सी थी। उसके माँ बाप की मौत हो गई थी, इसलिए वो यहाँ आकर फूट फूट कर रो रही थी। वो कुछ भी नहीं कह रही थी, बस खामोशी से नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। उसने जैसे ही हमारे घर में पहला कदम रखा तो हमारे घर का सुकून जैसे बिजली बनकर गायब हो गया था। बस तब से ही मेरी मम्मी का दिल उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। मम्मी, जो कि उसे अपने घर में देखकर बात बात पर जहर उगल रही थी, उसको उसका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा मानना था कि मम्मी की नाराजगी चाची जी से थी। उनकी मासूम बेटी का क्या कसूर था, और ये लड़की तो बहुत सीधी और मासूम थी। मम्मी के माथे पर तो बल पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका चैन और सुकून छीन लिया हो। उन्होंने चिल्लाकर पापा से कहा कि इसे इसके घर छोड़ कर आओ या फिर मुझे छोड़ दो। मम्मी के मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही हम सब लोग हैरान रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों पुराना गुस्सा एक ही लम्हे में बाहर आ गया हो। पापा ने मम्मी से कुछ नहीं कहा, बस खामोश रहे और नेहा का हाथ मजबूती से थाम लिया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगे कि बेटा, इसे कमरे में लेकर जाओ। मैं नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। मैंने देखा था कि मम्मी की आंखों से नफरत साफ झलक रही थी। वो इस लड़की को हमारे घर में नहीं देखना चाहती थी, ना ही उसे बर्दाश्त कर पा रही थी। मैंने नेहा को अपने कमरे में ले जाकर बैठा दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस बैठकर इधर उधर देखने लगी। मैं उसकी कंडीशन समझ सकती थी। उसने अपने पेरेंट्स को खोया था और अब वो जिस घर में आई थी, यहाँ एडजस्ट होना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। वो ना तो कभी शहर आई थी और ना ही हम लोगों को जानती थी। उसने सिर्फ मेरे पापा को ही 2-3 बार देखा था। मेरे पापा को कभी कभी अपने भाई की याद आती तो वो उनसे मिलने के लिए गांव चले जाते थे, लेकिन चाचा जी कभी शहर नहीं आए थे। नेहा अब जिस घर में आ गई थी, वहां भी उसके लिए सिर्फ नफरत थी, लेकिन वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रही थी, जैसे हर दुख को खामोशी से बर्दाश्त कर रही हो। बस तब से ही हमारा घर 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो गया। एक तरफ मेरी मम्मी का लाडला बेटा मेरा भाई समीर था, तो दूसरी तरफ मेरे पापा और मैं। समीर ने मम्मी की बात मानी। मम्मी ने कहा था कि मैं इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि उसे बात तक नहीं करती थी, और यही सब देखकर समीर भी नेहा से दूर दूर रहता था। हमें लगा कि वो मम्मी का लाडला बेटा है, शायद इसलिए उसने ऐसा किया। उसने मम्मी के दिल में छुपी हुई नफरत को इतनी गहरी तरीके से महसूस कर लिया कि वो खुद भी उनके जैसा ही हो गया। मैं जानती थी कि समीर बहुत अच्छे दिल का है, लेकिन मम्मी की मोहब्बत के सामने वो थोड़ा जज्बाती हो जाता था। नेहा को तो ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जो ज्यादातर बंद ही रहता था, लेकिन अब नेहा के आ जाने से वो कमरा खोल दिया गया था और वहां पर उसे शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी देखभाल पापा ही किया करते थे। उस कमरे की साफ सफाई भी काफी टाइम से नहीं हुई थी।
मैं थोड़ी बहुत देर के लिए नेहा के पास चली जाती थी, उससे बातें कर लिया करती थी, मगर वो तो ज़्यादातर खामोश ही रहती थी। वो किसी से ना तो कुछ मांगती थी और ना ही कुछ बोलती थी। ऐसा लगता था जैसे बेचारी को बहुत बड़ा सदमा सताया हुआ है। शायद उसे अपने माँ बाप की याद आती होगी, लेकिन मेरी मम्मी, जो पहले इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी, अब कुछ ज़्यादा ही जहर उगलने लगी थी। वो खामोश थी, लेकिन उनकी खामोशी भी सब कुछ बर्दाश्त करने वाली थी। मैंने कई बार मम्मी की आंखों में वो अंदाज देखे थे जो इंसान को अंदर से खा जाते हैं। मैं इस बात पर हैरान हुआ करती थी कि आखिर मम्मी इससे इतनी नफरत क्यों कर रही हैं। वो बेचारी कभी यहाँ आई भी नहीं, मम्मी से उसकी मौजूदगी बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही। इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे, लेकिन मुझे आइडिया हो गया था कि बीते हुए समय में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो इस कंडीशन की जड़ है। उधर धीरे धीरे मेरा भाई भी बदल रहा था। वो जो मुझसे हंसी मजाक किया करता था, अब हमेशा खामोश रहने लगा था। उसके अंदर होने वाले बदलाव मुझे थोड़ा हैरान कर रहे थे। वो हर समय खोया सा रहता था, जब बात करता तो जल्द ही गुस्सा हो जाता था और हमेशा मुझे मम्मी के साथ बैठा हुआ नजर आता था। कई दिनों बाद मैंने नेहा को नीचे आते हुए देखा था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई थी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। वो हमारे गार्डन में टहल रही थी। वहीं पर समीर मौजूद था। मैंने देखा कि शायद समीर ने पहली बार उसे बड़े ध्यान से देखा था। वो दोनों एक दूसरे को बड़ी गौर गौर से देख रहे थे, जैसे उन दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से टकरा गई हों। मैं समझ गई थी कि खामोश नज़रों में जज्बात पलते हैं, लेकिन मेरी मम्मी की आंखों से कुछ भी नहीं छुप सकता था। उन्हें समीर और नेहा की नज़र मिलने का एहसास हो गया था। जैसे ही उन्हें इस बात की समझ आ गई तो उनके अंदर एक चिंगारी सी भड़क उठी थी। उनके लिए नेहा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि कोई पुराना बदला था जो समय के साथ साथ उनके लिए लेना ज़रूरी होता जा रहा था। वो नेहा को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझती थी। मैं एक दिन किसी काम से मम्मी के कमरे में जा रही थी, जब अचानक मैं दरवाजे पर ही रुक गई और मैंने उनको आईने के सामने खड़े हुए खुद से बातें करते हुए पाया। उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी, लेकिन उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। उसे अपने घर से निकाल कर ही रहूंगी। एक दिन उसकी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगी। मैं दरवाजे पर खड़ी अपनी गुनाहगार आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। मेरा शरीर कांप उठा उनके शब्द सुनकर। मेरी मम्मी एक ऐसी बातें कर रही थी जो कभी हम दोनों भाई बहन पर भी बहुत प्यार लुटाया करती थी, लेकिन जब से हमारे घर में नेहा आई थी, उन्होंने तो हम पर से भी ध्यान हटा लिया था। बस हमेशा नेहा को लेकर भड़कती रहती थी। अब उनकी आंखों में मुझे सिर्फ बदला नजर आता था। एक दिन मैं छत की तरफ जा रही थी, जब मुझे अचानक दूसरे पोर्शन पर बने कमरे से रोने की आवाज़ आने लगी, और ये रोने की आवाज़ नेहा की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में रो रही है। मैं जानती थी कि वो सपने में नहीं, बल्कि हकीकत में रो रही थी। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उसके माँ बाप उसे जो प्यार करते होंगे वो तो अब नहीं रहे थे ना, लेकिन उसे इस घर में भी प्यार नहीं मिलता था। मुझे आने वाले दिनों में कुछ गलत होने की आशंका नजर आ रही थी। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक बात जरूर जानती थी कि अभी तो शुरुआत हुई थी, और ये एक कहानी थी जिसकी शुरुआत तो बड़ी धीमी रफ्तार से जुड़ी हुई थी, लेकिन अंत बहुत ही खतरनाक था और मैं उसका किरदार बन चुकी थी। मुझे हर सच जानते हुए भी खामोश रहना था। ऊपर वाले पोर्शन में जैसे कोई भूली बिसरी याद हो। ऊपर जहाँ पर नेहा रह रही थी, उसके बराबर में एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था। ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा कोई जाता नहीं था, और अभी कुछ समय पहले ही पापा ने उसे तैयार करवाया था, जिसमें अभी थोड़ा बहुत काम होना बाकी रह गया था। मैं कई दिनों से नेहा से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो मुझसे कोई बात करती ही नहीं थी। फिर मैंने भी उससे कोई बात नहीं की। शायद मैं जानती थी कि कुछ खामोशियाँ सिर्फ वक्त गुजारने के लिए ही होती हैं, बोलने के लिए नहीं। मैं ऊपर वाले स्टोर रूम की सफाई करने के लिए चली गई। मैंने देखा कि स्टोर रूम का एक कोना बड़ा ही अजीब सा था। एक पुराना सा संदूक उसमें रखा हुआ था। उसके नीचे कुछ डिब्बे और टूटे बोर्ड रखे हुए थे। जब मैंने वो जगह साफ करनी शुरू की तो मेरा हाथ एक लकड़ी के बॉक्स पर जाकर टकरा गया, जिस पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी और वो थोड़ा थोड़ा गल भी रहा था। उसकी एक साइड पर छोटा सा ताला लगा हुआ था। वो बॉक्स बहुत ज़्यादा भारी था और उसकी मौजूदगी कुछ ऐसी थी जैसे वो कई सालों की निशानी हो। मैंने उसकी धूल साफ की
और उसे बाहर की तरफ खींचा तो देखा नेहा भी वहां पर आ गई थी। उसने तभी मुझे चौंक कर देखा। शायद उसे कुछ आइडिया हो गया था या फिर वो मेरी बेचैनी को महसूस कर चुकी थी। मैंने उसे तो कुछ नहीं कहा, बस झाड़ू लेकर सफाई करती रही। धोखे से मेरा पैर लकड़ी के बॉक्स पर लग गया था तो अचानक उसका ताला टूटकर गिर गया। शायद ये पुराना और कमजोर हो चुका था, मगर ये किसका था ये तो मैं भी नहीं जानती थी। मैंने उसका ढक्कन धीरे से उठाया और अंदर जो कुछ था वो देखकर मैं शॉक्ड रह गई थी। वहां पर मुरझाए हुए गुलाब के फूल थे जो अब बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, एक दुल्हन का जोड़ा जो अब बहुत पुराना हो चुका था और कुछ टूटी हुई चूड़ियां जिनका रंग अब भी वैसा का वैसा ही था। उन सब के बीच में कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी डायरी रखी हुई थी और पुराने एनवलप थे जिन पर धूल जमी हुई थी और इन पर कुछ एड्रेस लिखे हुए थे। मैंने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज खोलते ही अचानक कुछ फोटोज जमीन पर गिरे। मैंने उन्हें झुककर उठाया और वो समय जैसे किसी ने वहीं पर रोक दिया हो। मेरे हाथ पैर बर्फ हो गए थे। ये फोटो तो मेरे चाचा जी की फोटो थी, मेरी मम्मी के हाथों से संभाली गई बड़ी ही पुरानी सी लेकिन साफ तस्वीर थी जो इस बात का सबूत दे रही थी कि ये बॉक्स सिर्फ लकड़ी का बॉक्स नहीं बल्कि किसी की पुरानी यादों की निशानी है। ये एक राजदार कहानी थी जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता था। मेरी सांसें अटक गई। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी के दिल में कोई ऐसी याद भी जुड़ी हुई होगी, छुपी हुई होगी या फिर उन्होंने दूसरों से छुपाई होगी। मैंने डायरी को अपने हाथों में थाम कर खोला। पहला पेज जैसे मोहब्बत से भरा हुआ था। साहिल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मुझे जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सब पढ़ते ही जैसे इमोशंस ने मुझे जकड़ लिया था। मैं एक एक शब्द को पढ़ती गई और हर लेटर के साथ एक नया पर्दा हटता गया। लेटर में मेरी मम्मी ने चाचा जी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो मेरे चाचा जी को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन अगले ही कुछ लेटर्स में बदलाव आ गया था। मेरी मम्मी ने एक एक लेटर को अपनी डायरी में लगा दिया था जिसके हर पेज पर मुझे एक नए लेटर के शब्द पढ़ने को मिल रहे थे। चाचा ने भी अपने जवाब में कुछ लेटर्स भेजे थे। उनका माफी भरा स्टाइल था। एक लेटर में तो उन्होंने साफ लिख दिया था कि सोनिया, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं अपनी फूफो की बेटी से मोहब्बत करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। फूफो की बेटी मतलब कि मेरी चाची जो कि नेहा की मम्मी थी। ये पता चलते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मेरे सामने सारा सच धीरे धीरे खुलकर आने लगा। मेरी मम्मी चाचा जी से मोहब्बत करती थी, लेकिन चाचा जी उनसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि इनकार करते थे। वो मोहब्बत जो इंसान को जला देती है रद्द हो गई और रद्द होने के बाद जो बचता है वो या तो खामोशी होती है या फिर बदला होता है। मेरी मम्मी ने खामोशी साध ली थी और फिर बदले की आग उनके अंदर भड़क रही थी। चाचा जी ने अपनी फुप्पो की बेटी से शादी कर ली थी। बस तब से ही मेरी मम्मी ने दोबारा कभी चाचा और चाची जी की तरफ पलटकर नहीं देखा, इसलिए उनको उनकी बेटी भी पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि उन्होंने उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे। कभी उनके घर पर नहीं गई और उनको भी कभी अपने घर पर नहीं आने दिया, लेकिन इस बारे में शायद कोई नहीं जानता था। ये मोहब्बत की लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने इसे देवरानी जेठानी की लड़ाई का नाम दे दिया था। नेहा उनके लिए सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं थी, बल्कि वो उस औरत की बेटी थी जिसने उनसे उनकी मोहब्बत को छीन लिया था। ये नफरत अभी की नहीं थी, बल्कि कई सालों पुरानी चिंगारी थी जो अब आग का रूप लेने वाली थी। मैंने वो बॉक्स बंद कर दिया था। पीछे की तरफ पलटकर देखा तो नेहा अपने काम में बिजी थी। मैं यह सब कुछ उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सारा सामान खामोशी से बॉक्स के अंदर भर दिया और बॉक्स के ऊपर से सामान रख दिया था ताकि इस बॉक्स को और कोई ना देख सके। फिर मैं जमीन पर ही काफी देर तक खामोश बैठी रही। नेहा ने तो मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद वो भी समझ गई थी कि मेरी मम्मी का बिहेवियर उसके साथ इतना सख्त क्यों होता है। उस पल के बाद से वो पोर्शन, वो बॉक्स, वो लेटर्स, सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। मम्मी अब मेरे लिए माँ नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो किसी समय मोहब्बत में तब्दील थी और फिर जब उनकी मोहब्बत कामयाब नहीं हुई तो वो जहर बन गई। कुछ दिन बाद मैं खामोशी से उस बॉक्स का सामान अपने कमरे में लेकर आई थी। मैं अकेली होती थी। मेरे हाथों में डायरी और वो सारे लेटर्स हुआ करते थे जो डायरी में रखे हुए थे। ये सिर्फ लेटर्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राज थे जो कि कई सालों पहले कहीं दफन हो गए थे। मैंने फिर से लेटर्स को पढ़ना शुरू किया। पहला लेटर जो मेरी मम्मी की जवानी के समय का था।
उसमें लिखे एक एक शब्द में मोहब्बत की खुशबू आ रही थी। साहिल, तुम्हारी आंखें जब मुझे देखती हैं तो मुझे लगता है जैसे वक्त कहीं थम जाता है। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। ये मेरी माँ के शब्द थे, वो माँ जो हमारे लिए हमेशा सख्त बिहेवियर की, यहाँ एक नरम दिल वाली, सपने देखने वाली लड़की थी। अगले लेटर्स में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो लम्हे जो किसी को कहे बिना ही ख़त्म हो गए थे, वो अब मेरी नज़रों के सामने शब्द बनकर उभर रहे थे। मैंने अपनी माँ को मोहब्बत के रंग में लिपटा हुआ देख लिया था, जो सिर्फ पहले मेरे चाचा जी के लिए जीती थी और उनसे शादी के सपने देखती थी। मैंने लेटर पढ़ते हुए एक नई नज़र से अपनी मम्मी को देखना शुरू कर दिया। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि कभी मोहब्बत में खुद को मोहब्बत का कैदी बना चुकी थी। एक लेटर में मम्मी ने लिखा था कि मेरी माँ हम दोनों की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सुनकर तो मेरा दिल जैसे फूलों की तरह खिल उठा है। साहिल, तुम कब अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करोगे? मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। मेरी माँ ने एक ज़माने में अपनी मोहब्बत को पाने की एक ऐसी उम्मीद बांधी हुई थी जो रातों को अपने आप को बेचैन कर लिया करती थी। लेकिन एक लेटर ऐसा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो था मेरे चाचा जी का लेटर। उन्होंने उसमें मेरी मम्मी के नाम के आगे लिखा था कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे बेहतर लड़की शायद मुझे कहीं नहीं मिल सकेगी, लेकिन मैं अपनी फुप्पो की बेटी से प्यार करता हूँ और मेरा दिल भी उसी के लिए धड़कता है। वो भी मुझे बचपन से चाहती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करने के ख्वाब देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगी। उस लेटर को पढ़ते हुए मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और आंखों में नमी आ गई थी। यहाँ मेरी मम्मी की मोहब्बत रिजेक्ट हो गई थी। उनकी फीलिंग्स को कुचल दिया गया था और उनकी मोहब्बत को दबा दिया गया था। जिस मोहब्बत के वो सपने देखा करती थी, वो एक लम्हे में किसी और के भाग्य में डाल दी गई और फिर रोना धोना, लड़ाई झगड़ा और सिर्फ नफरत थी। यही वक्त की चोट थी जिसने मेरी माँ को अंदर से तोड़कर रख दिया था। इसी नफरत की वजह से उनके अंदर बेबसी पैदा हो गई थी और जो कई सालों के बाद अब नेहा के हमारे घर आने के बाद जहर बनकर सामने आने लगी थी। मैं अब नेहा की जिंदगी के बारे में सब कुछ समझ चुकी थी और ये सच जानकर मेरे लिए मम्मी को समझना और उनकी नफरत को देखना और भी ज़्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि अब मैं जानती थी उनके अंदर जो जहर था वो कोई मामूली जहर नहीं था, बल्कि किसी गहरी चोट का नतीजा था। एक ऐसी चोट जो समय के साथ उनके लिए एक बहुत गहरा जख्म बन चुकी थी, जिसने उनके शरीर की जड़ों को पकड़ लिया था। मैं उनकी नफरत को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी थी और उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। लेकिन मेरे भाई की नज़रों में वो बेकरारी थी जो छुपाए से नहीं छुप रही थी। कभी कभी वो नीचे आकर बेवजह ही नेहा के बारे में मुझसे सवाल करने लग जाता था कि उसने खाना खा लिया, वो ठीक है, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। मैं सब कुछ समझती थी कि वो उस पर अपना दिल हार बैठा है। इधर मुझे समीर की कंडीशन समझ नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ इसमें मम्मी की नफरत थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नेहा की मासूमियत और समीर के दिल में एक आग सी लग गई थी। ये वो मोहब्बत थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। ये नज़र, खामोशी और जज्बे की कहानी थी। मम्मी को जब पहली बार शक हुआ, वो दिन मुझे आज भी याद है, जब समीर ऊपर कुछ सामान देने गया था और मैं नीचे किचन में काम में लगी हुई थी। मम्मी दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और उन्होंने समीर के हाथों नेहा को कुछ देते हुए देख लिया था। वो समझ गई थी कि कुछ तो ज़रूर ख़ास है, ये सब मामूली नहीं था। मगर मम्मी की आंखों ने उसमें कुछ और ही पढ़ लिया था, जैसे उनके दिल में एक नफ़रत जाग गई हो। उस दिन के बाद मम्मी की नज़रें बदल गई थी। वो हर समय सावधान रहने लगी थी। नेहा के हर कदम पर उनकी नज़र रहती थी। उन्हें लगता था जैसे नेहा उनके बेटे पर डोरे डाल रही है। यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटे के हर बहाने पर भी शक होने लगा था। उन्होंने बातों ही बातों में समीर से शादी की बात करनी शुरू कर दी थी। कह दिया था कि मैं अब जल्द ही तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा घर बसाने के लिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी और अमीर लड़की देख रही हूँ। भाई खामोश हो जाता था या घर से बाहर चला जाता था। मैंने मम्मी की आंखों में वो जहर देखना शुरू कर दिया था जो सिर्फ दुश्मनी का नहीं होता, बल्कि दिल के किसी एक कोने में जन्म ले लेता है, जहाँ कभी मोहब्बत बसी हुई हो। नेहा का हर राज अब खुलने लगा था। वो भी समझ गई थी कि समीर भाई क्या चाहता है और भाई की नज़रें अब मम्मी के लिए ऐलाने जंग बन गई थी। एक शाम जब बहुत तेज की बारिश हो रही थी, भाई ने नेहा को छत से नीचे उतरने में उसकी मदद की।
वो 1 मिनट के लिए उसके हाथ को पकड़कर सिर्फ सहारा देने के लिए गया था। मम्मी ने जब ये सब अपनी आंखों से देख लिया तो वो आग बबूला हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो अंदर चली गईं, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नेहा और भाई की ये खामोश मोहब्बत जो अभी भी सिर्फ नजरों और एहसास तक ही सीमित थी, मम्मी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ बन चुकी थी, जिसे वो दोबारा सहन नहीं करना चाहती थी। उनके दिल का जख्म अब उभरता जा रहा था। मैं जानती थी कि अब जो होगा वो सिर्फ दिलों की जंग नहीं होगी, बल्कि वो तो एक ऐसी जंग होगी जो सब कुछ बर्बाद करके रख देगी, सपने, इज्जत, इंसानियत और रिश्ते भी। मेरे भाई ने जब नेहा के लिए मम्मी के दिल में बढ़ती हुई नफरत महसूस की तो उसकी आंखों में नेहा के लिए और भी ज्यादा प्यार उभर गया था। उसे नेहा से हमदर्दी महसूस होने लगी थी। उसका दिल जैसे चीखने को तैयार होने लगा था। वो जानता था कि मम्मी बहुत कड़क बिहेवियर की है, लेकिन इस हद तक नफरत का उसे अंदाजा भी नहीं था। नेहा को लेकर मम्मी की जबान में जहर बढ़ता जा रहा था और समीर को हर समय लगने लगा था कि वो किसी ऐसे मैदान में खड़ा हुआ है जहां अगर एक कदम गलत हुआ तो सब कुछ बिखर जाएगा। वो कई रातों से जाग रहा था, छत पर भी जाकर टहलता रहता था और खुद से लड़ता जा रहा था। उसके दिल में मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, मगर सामने दीवार बनकर उसकी माँ खड़ी हुई थी। मम्मी समीर को बार बार याद दिला रही थी कि उन्होंने उसका रिश्ता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से तय कर दिया है। वैसे तो हमारे घर में शुरू से ही नौकर काम करते थे, लेकिन एक बहुत पुराने नौकर थे जिन्हें राजू भाई कहा करते थे। वो हमारे घर के बहुत पुराने नौकर हो गए थे और वो एक तरह से मम्मी ने उन्हें परिवार का सदस्य भी समझ लिया था। मम्मी काफी दिनों से नेहा और भैया की मिलती हुई नजरों को महसूस कर रही थी, इसलिए उन्होंने एक दिन भाई से बोल दिया था कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे कदमों में पूरी दुनिया लाकर रख सकती हूँ, बस तुम नेहा से अपनी नज़र हटा लो। समीर अब वो नहीं रहा था जो सिर्फ अपनी माँ के इशारों पर चलता था। अब वो एक मर्द बन चुका था, एक आशिक जो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। बस इसी वजह से समीर ने मम्मी से भी फाइनल बात कर ली थी और उनसे कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो उससे करूंगा जिसे मैं दिल से चाहता हूँ। पैसा, रुतबा, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और वो सुकून मुझे नेहा के साथ महसूस होता है। ये कहकर जब भाई कमरे से निकला तो मम्मी की आंखों में लाल रोशनी की लहर दौड़ गई थी, जो कि उनकी आंखों में उबलता हुआ खून था। उन्हें महसूस हो रहा था कि नेहा के आ जाने की वजह से उनका लाडला बेटा भी उनके खिलाफ हो गया। इससे बड़ी जिल्लत की बात और क्या हो सकती थी। इस समय मम्मी धीरे से उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे कोई बड़ा फैसला करने जा रही हूँ। घर का माहौल अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। मैंने भाई से कई बार कहा भी था कि हालात को संभालने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सब्र करना होगा, थोड़ा वक्त चाहिए, मगर वो समझ गए थे कि नेहा के लिए यहाँ हर दिन परेशानी का एक नया दिन लेकर आता है। आखिरकार उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट दे दी थी। कुछ ही हफ्तों के बाद उनका दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया था। जब उन्होंने अपने जाने की तैयारी की और इस बारे में मम्मी को बताया तो मम्मी चौंक गई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमसे फासले बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, लेकिन याद रखना कि जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुम घर किस लिए छोड़कर जा रहे हो। ठीक है, घर से और घर वालों से दूर रहकर तुम्हें अकल आ जाएगी। समीर ने अपना बैग पैक किया और फौरन ही रवानगी के लिए निकल चुका था, लेकिन जाने से पहले एक बार वो नेहा को देखने के लिए आया। मैं भी वहीं पर खड़ी हुई थी। मैं नज़र नीचे करके खामोश खड़ी हुई थी। समीर ने उसके सामने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक कागज़ उसके हाथ में थमा दिया और धीरे से बोला कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा तुम्हारे लिए, और फिर मुड़कर चला गया। नेहा ने कागज़ खामोशी से अपने दुपट्टे में छुपा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। मम्मी खिड़की में खड़ी ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी, मगर उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक अजीब सी तसल्ली, जैसे वो अब किसी नए तूफान को बुलाने की तैयारी कर रही हों। अगले ही दिन उन्होंने हमारे घर के बहुत पुराने नौकर राजू भैया को बुलाया और न जाने उनके साथ अपनी कौन सी नई चाल का आगाज कर दिया। उन्होंने राजू भैया के साथ बैठकर शायद कोई प्लान बनाया था। वो दोनों काफी देर तक कमरे के अंदर बातें करते रहे। उन दिनों पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। उन्हें 2 दिन के बाद घर वापस आना था। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। मुझे उनकी धीमी धीमी बातों की आवाज आ रही थी,
लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं सकी थी। फिर जब राजू भैया कमरे से बाहर निकले तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और मैं मम्मी के चेहरे को देखकर उनके इरादों को समझने की कोशिश कर रही थी, जैसे किसी गहरी प्लानिंग का हिस्सा राजू भैया को उन्होंने बना लिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आया था और ना ही कुछ बताया गया था, लेकिन मैं जानती थी कि ये लोग नेहा को सिर्फ नज़रअंदाज नहीं करना चाहते बल्कि उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। उन्होंने नेहा पर और ज़्यादा नज़र रखनी शुरू कर दी थी, उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए थे। छोटी छोटी बातों पर डांटना, उसे परेशान करना, ये सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसकी खामोशी भी धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही थी और वो ऊब कर हर बात को सहने लगी थी। उसके अंदर जैसे कोई तूफान कैद हो गया था। वो इस तूफान को बाहर लाना चाहती थी। अगले दिन मैंने मम्मी को उनके कमरे में एक सफ़ेद थैली में कुछ बोतल रखते हुए देखा। जब मैंने झांक कर देखा तो अंदर नींद की गोलियां थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समय ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरी आवाज़ को जकड़ लिया हो। मैंने मम्मी से पूछने की हिम्मत नहीं की, बस पीछे हट गई। मैं जान चुकी थी समीर के जाने के बाद मम्मी ने जो खामोशी साध रखी थी वो किसी तूफान के आने की तैयारी थी। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, नेहा को बदनाम करना, समीर के दिल से निकाल देना और इस घर से हमेशा के लिए बाहर भेज देना। और ये सब कुछ करते हुए मैं सिर्फ एक ही सवाल के साथ जिंदा थी कि क्या मैं कुछ कर सकूंगी। मुझे जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी अनजान होना पड़ गया था। उसी रात मैंने देखा कि मम्मी ने खामोशी से राजू भैया को ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया था, जहां पर सिर्फ स्टोर रूम के बराबर में बने हुए छोटे से कमरे में नेहा अकेली रहा करती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो राजू भैया को उनके कमरे में क्यों भेज रही हैं। मैं धीरे धीरे उनकी बातें सुनने के लिए सीढ़ियों के करीब चिपक कर खड़ी हो गई थी, लेकिन जब मैंने मम्मी को नींद की गोलियों से भरी हुई बोतल राजू भैया के हाथ में देते हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने कहा कि आज इसका हमारे घर में आखिरी दिन होना चाहिए। ये काम मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। ये काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज इस काम में हम कामयाब हो गए तो मेरी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी और मेरा बेटा भी इसके हाथों बर्बाद होने से बच जाएगा। हमें इसे कहीं का नहीं छोड़ना। ये सुनते ही अचानक मैं एक ही झटके से ज़मीन पर बैठ गई। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मुझे पसीना आ रहा था। मैं उन दोनों को रोकना चाहती थी मगर कुछ नहीं कर सकती थी। मम्मी बहुत सख्त बिहेवियर की थी। मैं जानती थी कि अगर मैं उनके खिलाफ चली गई तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। मम्मी राजू भैया को नेहा के कमरे में भेज चुकी थी। मैं जल्दी से मम्मी के करीब गई और उनसे कहने लगी कि आप ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। अगर पापा को इस बारे में पता चल गया तो आपकी खैर नहीं है। आखिर उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो बेचारी कभी किसी से कुछ कहती भी नहीं, कुछ मांगती भी नहीं, तो फिर आप उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो? पहले तो वो मुस्कुराई और फिर उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसे जोर से दबाते हुए कहा कि अगर तुमने कुछ किसी को भी बताने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ भी यही होगा जो आज नेहा के साथ हो रहा है। तुम बिल्कुल खामोश रहना। तुम्हें किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस लड़की को बर्बाद करने के बाद इस घर से निकालना चाहती हूँ। मैं इसका परछावा भी अपने घर पर नहीं पड़ने दूंगी। मम्मी ने मुझे इस तरह से डरा धमका दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकी। राजू भैया तो नेहा के कमरे में जा चुके थे। मम्मी अपने कमरे में चली गई थी और मैं अकेली सीढ़ियों पर बैठी रह गई थी, जो सिर्फ रोने के अलावा, बेबस हो जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिल में डर यही रहा कि शायद मेरे साथ भी ये सब कुछ न हो जाए, क्योंकि अब मम्मी की नफरत इतनी हद तक बढ़ गई थी कि उन्हें अपने बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी। ऊपर वाले पोर्शन से कोई आवाज़ नहीं आई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ देर के बाद राजू भैया जब धीमे धीमे कदमों से नीचे आए तो उनके हाथ खाली थे। इतनी ही देर में मम्मी भी वहाँ पर आ गई थी। उन्होंने मम्मी की तरफ मुस्कुराकर देखा और इशारा किया, जैसे उन्हें बता रहे हों कि जो होना था वो हो गया। मम्मी ने कहा कि वेरी गुड, और फिर धीरे धीरे कदमों से मैं भी अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ मेरे दिल पर चाकू की तरह लगी थी। राजू भैया सेहतमंद शरीर वाले इंसान थे जो सालों से हमारे घर में नौकर का काम कर रहे थे। आज इस घर के सबसे खतरनाक किरदार में बदल चुके थे। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए थे, लेकिन मैं सीढ़ियों पर खड़ी हुई रोती रही थी। वो फिर से नेहा के कमरे में चले गए थे। कुछ देर खामोशी रही और फिर चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, पहले धीमी, फिर तेज़ और फिर और तेज़।
दरअसल पहले वो नेहा को नींद की दवाई देने के लिए गए थे। बातों में लेकर उन्होंने नेहा को खामोशी से नींद की दवाई खिला दी थी, मगर अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए गए थे। ये सारी चीखें मेरे दिल पर जोरदार वार कर रही थी। ये नेहा की चीखें थी। मैं चाहती तो उसे बचा लेती, उसकी इज्जत बचा लेती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं मजबूर थी। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मेरा दिल अंदर ही अंदर चिल्लाता रहा। जुबान बंद हो चुकी थी और दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता रहा, काश मैं कुछ कर पाती। वक्त गुजरता गया। न जाने कितना समय और कितने घंटे गुजर गए। चीखें धीमी होती गईं और फिर पूरी तरह से खामोशी हो गई। वो खामोशी जो किसी की मौत की गवाही देती है, या किसी ऐसी टूट फूट की जो गवाही देती है। फिर अचानक दरवाजा खुला और राजू भैया बाहर निकले। सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सांस फूली हुई थी, आंखों में एक अजीब सा डर था। फिर वो धीरे धीरे मेरे सामने से होते हुए निकल गए। जो उन्हें करना था वो कर चुके थे। मम्मी और राजू भैया कामयाब हो चुके थे। फिर कुछ समय के बाद मम्मी नेहा की कंडीशन देखने के लिए उसके कमरे की तरफ गईं और दरवाजे पर जाकर रुक गईं। उसे धीरे से खोला और अंदर दाखिल हो गईं। मैंने भी खुद को घसीटते हुए नेहा के कमरे के दरवाजे के किनारे तक पहुंचा लिया था। दरवाजा आधा खुला रह गया था। मम्मी अंदर गईं और कमरे की धीमी रोशनी में मैंने नेहा को देखा। वो बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होठों पर लकीरें आ गई थी, बाल बिखरे हुए थे और पूरा शरीर बेबसी भरा हो रहा था। फिर उसने जब किसी के आने की आहट महसूस की तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नशा इतना ज्यादा था कि वो ठीक से मम्मी को देख भी नहीं पा रही थी। मम्मी उसे नफरत भरी नजर से देख रही थी, हालांकि उनके होठों पर मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कोई जंग जीतने के बाद आ जाती है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कदमों से चली गई। उनके कदमों में कोई शर्मिंदगी, कोई घबराहट नहीं थी, ऐसे जैसे उन्होंने घर के कीमती कचरे को ठिकाने से लगा दिया हो। लेकिन मैं वहां खड़ी न जाने कितनी देर तक नेहा को देखती रही, रोती रही। मैं न जाने कितनी देर तक नेहा के कमरे के आगे बैठकर रोती रही थी और फिर रोते रोते सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि नेहा अपने बेबस शरीर को उठाकर जमीन तक खचेड़ कर लाई थी। अब वो सिर्फ एक बेजान शरीर बन चुकी थी। उसके आंसू बह रहे थे। उसके रोने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। मैंने उसे ध्यान से देखा, उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने कहा, मेरी एक बार बात तो सुनो नेहा। मगर उसने कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। मैंने धीमी आवाज में कहा कि नेहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ। उसने कहा, नहीं, तुम मेरी कोई बहन नहीं हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बात मैंने जान ली है। उसके शब्द मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा रहे थे। मैं जानती थी कि वो इस समय बहुत परेशान है, बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रही है। मुझे नफरत अपने आप से हो रही थी। मैं ये सब कुछ देख चुकी थी। मैं एक ऐसी गवाह थी जिसने उसकी इज्जत को जाते हुए देखा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकी। नेहा की बेजान आंखें, उसकी खामोश चीख और मम्मी की मुस्कुराहट उस रात ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। अब दिन निकल आया था, लेकिन सूरज की रोशनी में वो चमक नहीं थी जो कि हुआ करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। नेहा की सारी नींद खत्म हो गई थी। उसको होश आ चुका था। नेहा से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाकर चल रही थी, मगर अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने कहा था कि वो अब कभी यहाँ पलटकर नहीं आएगी। वो दीवार को थामती कपकपाती हुई नीचे उतर गई थी। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे हवा की लर्जिश, लेकिन जाने से पहले उसने एक बद्दुआ दी थी। उसके चेहरे पर जख्म थे, शरीर थका हुआ था। वो धीमे धीमे चलते हुए मम्मी के कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि मम्मी कुर्सी पर आराम से बैठी हुई थी। उनके हाथ में चाय का कप था। उन्होंने सर उठाया और नेहा को देखा। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया था। नेहा की आवाज निकली। उसने कहा कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उसका बदला ऊपर वाला आपसे जरूर लेकर रहेगा। आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती थी ना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, आपके घर का चैन और सुकून बर्बाद हो जाएगा। आपको कभी कोई समझने वाला नहीं होगा। आपकी आंखें बेजार हो जाएंगी। मेरी खामोशी कभी आपको माफ नहीं करेगी। वो मम्मी को बद्दुआ दे रही थी और मम्मी धीमे धीमे चलते हुए उसके करीब आई।
कहने लगी कि तुम यहाँ से एक बार चली तो जाओ। घर से निकलने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी की बर्बादी किसे कहते हैं। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना कहकर मम्मी जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उन्हें अपनी जीत पर बहुत खुशी हो रही हो। नेहा ने कहा कि मेरा ऊपर वाला मुझे इंसाफ ज़रूर देगा। मैं ज़रूर दुआ करूंगी कि मेरे मुजरिम को सज़ा मिले। मेरे मुजरिमों को ऐसी सज़ा मिलेगी कि ज़माना याद रखेगा। इतना कहते हुए वो लड़खड़ाती हुई घर से निकल गई, लेकिन उसकी आवाज़ में एक गहरी तकलीफ थी। उसकी आत्मा जैसे आखिरी रिक्वेस्ट कर रही थी, और फिर वो दरवाजे से निकल गई चुपचाप। न कोई सामान लिया, न अपना दुपट्टा ठीक किया, न पैरों में चप्पल पहनी, न किसी का सहारा लिया। सिर्फ एक बेजान शरीर जो अपने साथ सब कुछ छोड़ गया था, अपनी इज्जत, अपनी उम्मीद, अपना रिश्ता और शायद अपनी जिंदगी का मकसद भी। मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़ी रही थी। मेरे कदमों के नीचे से जमीन धीरे धीरे निकलती जा रही थी। मैं चाहती थी कि मैं भागकर उसे पकड़ लूं, उसे रोक लूं, लेकिन अब मेरे लिए कुछ भी करना बेकार था। मैं समझ गई थी कि अब वो अकेली नहीं है। मेरा मन करता था मैं उसे सीने से लगा लूं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकी थी। मैं कुछ नहीं कर सकी थी। मम्मी अभी भी बहुत खुश हो रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे उनका कोई मिशन पूरा हो गया हो। और नेहा पता नहीं अब कहाँ चली गई थी। मैं सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर सकती थी कि वो जहाँ भी गई है हमेशा सही सलामत रहे। उसके साथ यहाँ जो कुछ भी हुआ आइंदा कभी न हो। लेकिन मैंने जो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, मैं वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये सब मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था। अगले दिन जब पापा घर आए तो मैंने उनको सब कुछ बताने का फैसला कर लिया था। अंजाम क्या होना था मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही पापा घर में दाखिल हुए मेरी हिम्मत बंध गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पापा के आते ही उनके कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और उनको नेहा पर हुए एक एक जुल्म के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा को पहले तो मेरी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने खुद ऊपर वाले पोर्शन में जाकर नेहा को तलाश किया तो वो वहां पर नहीं थी। मम्मी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्हें अपनी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी उनकी सारी सच्चाई इतनी जल्दी खोल देगी। ये बोझ जो मेरे दिल में दबा हुआ था, जिसे मैं जल्द से जल्द अपने दिल से निकालकर खुद को आज़ाद करना चाहती थी। पापा ने मम्मी से कहा, क्या मुझे जो कुछ भी मेरी बेटी बता रही है वो सब कुछ सच है? पहले तो मम्मी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी खामोशी ने पापा को सब कुछ समझा दिया था। पापा ने एक जोरदार तमाचा मम्मी के मुंह पर मारा और उसी समय उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने खड़े खड़े मम्मी को तलाक दे दी थी और कहा कि आइंदा कभी तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने उस मासूम बच्ची के साथ इतना गलत कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे आगे भी औलाद है? ऊपर वाले ने तुम्हें भी एक बेटी दी है। मम्मी को उम्मीद नहीं थी कि पापा एक ही बार में उनको छोड़ देंगे। उन्हें लगता था कि पहले वो अपनी कुछ सफाई देंगी, कहेंगी कि नेहा किसी लड़के के साथ भाग गई, उसके किरदार पर कीचड़ उछालेंगी। लेकिन मैंने बाजी पलट दी थी। जल्दी ही मम्मी की सारी सच्चाई सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी था। पापा तो मम्मी को छोड़कर चले गए थे। मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। मगर पापा उनको छोड़ चुके थे। पापा ने उनको तलाक दे दी थी और साथ ही ये भी कहा था कि मैं तुम्हारा ये घर भी छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपने गांव चला जाऊंगा। वहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं जिन्हें कई सालों से तुमने मुझसे दूर रखा। पापा तो गुस्से में घर से निकल गए। मैं पापा के साथ जाना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ मम्मी अपना सर पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी। मुझे लगा कि मम्मी को कोई तकलीफ है। मैंने उनको संभालने की कोशिश की, मगर मम्मी जोर जोर से रो रही थी। पापा ने उनकी चीखें नहीं सुनी और वो कहने लगी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी की आंखें बिल्कुल ठीक थीं, न सूजी हुई थी, न आंखों से पानी निकल रहा था। बस अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। मैंने काफ़ी कोशिश की मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने की, लेकिन मम्मी तो ज़मीन से ही नहीं उठ रही थी। उन्होंने पागलों जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। एक तरफ मम्मी चिल्ला रही थी तो दूसरी तरफ पापा घर छोड़कर चले गए थे। वक्त इसी तरह से गुजरता गया और फिर गुजरते वक्त के साथ पता चला कि मम्मी की आंखों की रोशनी चली गई है। राजू भैया जो उस रात नेहा की जिंदगी बर्बाद करने के बाद हमारे घर से चले गए थे, पता चला कि उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया।
जिसकी वजह से वो लाचार हो गए और अब अस्पताल में पड़े हुए हैं। ये सब कुछ मेरी आंखों देखा था, इसलिए मैंने यकीन कर लिया था कि ऊपर वाला गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही दे देता है। मेरी माँ को उनकी सज़ा मिल गई थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया था। दूसरी तरफ राजू भैया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी थी। वो लाचार हो गए थे और मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर नेहा को पुकारा करती थी, उसे याद किया करती थी, उससे माफ़ी मांगा करती थी, कहती थी कि वो कहाँ चली गई, उसे लेकर आओ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये सब कुछ उसके साथ गलत करने का नतीजा है। मैं खुद को कैसे माफ़ करूँ? वो आ जाएगी तो शायद मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो नेहा को तलाश करे, जो नेहा को ढूंढ कर लाए। नेहा अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। उसके साथ हुआ ही कुछ ऐसा था। मम्मी बार बार चिल्ला रही थी, रो रही थी, उनकी आंखों में रोशनी वापस नहीं आ रही थी। कई महीने इसी तरह से गुजर गए थे। मैंने मम्मी के अंदर बदलाव महसूस किया था। मम्मी दिमागी तौर पर पागल हो गई थी। उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो अपने आप से ही बातें किया करती थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी अंधी आंखों के बीच में नेहा दिखाई देती है। वो बार बार उससे माफ़ी मांगा करती थी। उनकी कंडीशन देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं घर में पूरी तरह से अकेली हो गई थी। फिर कुछ समय के बाद जब भाई घर में दाखिल हुए तो उन्हें घर में होने वाले बदलाव के बारे में सब कुछ पता चल गया था। जब उन्हें पता चला कि मम्मी ने नेहा के साथ क्या किया और वो हम सबको छोड़कर चली गई और मम्मी के साथ क्या हुआ, ये सब जानकर भैया को गुस्सा तो बहुत आया था। वो राजू भाई को जान से मारना चाहते थे, मगर जब उन्हें पता चला कि वो भी बेसहारा हो गए तब वो शांत हो गए। अब कुछ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके नेहा को तलाश करेंगे, उसे असली जिंदगी देंगे, उसे सुकून देंगे। भाई ने काफ़ी दिनों तक नेहा को तलाश किया। हर अनाथ आश्रम, हर वृद्ध आश्रम, हर अस्पताल, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ गुमशुदगी भी दर्ज करवा दी थी। काफ़ी दिनों तक भाई पागलों की तरह नेहा को तलाश करते रहे। फिर फाइनली भैया को नेहा एक हॉस्टल में मिली थी, जहाँ उसके किसी ने मदद की थी। वो अब पूरी तरह से खामोश हो चुकी थी। भाई ने उसे समझाया कि वो उससे शादी करेंगे, उसे सहारा देंगे, उसे अपने घर में इज्जत देंगे, मुकाम देंगे। और जब नेहा को बताया कि राजू भाई और मम्मी के साथ क्या हुआ, तब जाकर उसे थोड़ा सब्र आया था। भाई उसे अपने साथ घर ले आए। मम्मी, जो कि अपने आप को अब कमरे में बंद रखती थी, नेहा ने कभी मम्मी की तरफ पलटकर नहीं देखा। भाई ने नेहा से शादी कर ली और मम्मी को पागल खाने भेज दिया गया। मम्मी की कंडीशन ऐसी थी कि पागल खाने जाने के कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। उन्हें उनके किए की सज़ा इस जिंदगी में ही मिल गई थी। वो अपने बच्चों की भी कभी ना हो सकी। और जो उन्होंने बदले की आग में नेहा के साथ किया, उसने उनका पूरा घर और जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब भाई और नेहा एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। पापा को भी हमने अपने साथ रहने के लिए बुला लिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।